हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि लोहे पर जंग कैसे लगता है और कैसे हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? यह एक प्रोसेस है, छानना या पृथक करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। क्रिस्टल यानी कण, नाम से ही हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्रिस्टल यानी कण। तो क्रिस्टलों को छानना क्या है? क्रिस्टलीकरण की एक प्रोसेस है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब जो नमक होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है समुद्र से। लेकिन जब हम समुद्र के पानी को देखते हैं तो क्या उसमें हमें नमक दिखता है? हमें उसमें नमक नहीं दिखता है। तो आखिर ये नमक समुद्र के पानी में कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो क्या करते हैं कि समुद्र के पानी को एक खेत में इकट्ठा करते हैं और कुछ समय तक वैसे ही जब पानी को खेती में छोड़ देते हैं, खेत में छोड़ देते हैं, तो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है और जो नमक के कण होते हैं या नमक होता है वो क्या होता है, उस खेत में इकट्ठा हो जाता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको लेते हैं और फिर फैक्ट्रीज वगैरह में उसको और प्योरीफाई और अच्छे से साफ करके मार्केट में वो आता है। तो ये चीज तो हमें पता है कि जो नमक होता है वो समुद्र जल के वाष्पन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है। जो नमक हमने समुद्र जल के वाष्पन से प्राप्त किया वो इतना शुद्ध नहीं होता है कि एकदम से हम उसका उपयोग अपने डेली लाइफ में कर लें, यानी कि खाना बनाने वगैरह के लिए इजीली उसका उपयोग कर लें। उसका उपयोग करने के लिए पहले उसको क्या किया जाता है, उसको क्रिस्टलीकरण प्रोसेस से साफ किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और इसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और यह भौतिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अब क्रिस्टलीकरण की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, कि किसी पदार्थ के विलयन से उसका शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना ही क्या है, क्रिस्टलीकरण है। जैसे समुद्री जल क्या है, ये एक नमक का विलयन है। समुद्री जल से नमक के क्रिस्टलों को प्राप्त करना क्या है, क्रिस्टलीकरण है। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे हमने पिछले पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी सिर्फ आकार परिवर्तित होगा। तो जो क्रिस्टलीकरण है उसमें भी क्या होगा, जो समुद्री जल की प्रॉपर्टी होंगी वही क्या होंगी, जो नमक है, जो उसका क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टी होंगी, उसकी जो गुण धर्म होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है या कैसे ये प्रोसेस काम करती है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दें तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है और उसमें कुछ पानी, 1 कप लगभग जल लेना है। उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4। तो जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको क्या करना है, उस जल में उसकी कुछ बूंदें उस जल में मिला देनी है और फिर जल को गर्म
करना है जब तक कि जल क्या हो, उबलना स्टार्ट न हो। तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। अब हमें क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में मार्केट में हमें मिलता है। तो जो कॉपर सल्फेट के चूर्ण है उनको ये सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हमें मिलाते रहना है, और तब तक मिलाते रहना है जब तक कि हम उसमें और अधिक कॉपर सल्फेट के चूर्णों को न मिला सकें, यानी कि जब तक कि उसकी क्षमता है कि वो और अधिक जो विलेय है उसको अपने ऊपर घोल नहीं सकता। जो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। अब क्या करना है, जो हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाया है उसको कुछ समय के बाद जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, फिल्टर पेपर क्या करता है कि जब मैं किसी पदार्थ को छानते हैं तो जो द्रव होता है वो नीचे निकल जाता है, और जो क्रिस्टल या ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं वो इसके ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। और अब क्या करना है, इसको कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाना डुलाना नहीं है। जब यह विलयन क्या हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, तो इसको हम छेड़ना नहीं है, यानी कि अगर हमने विलयन में कॉपर सल्फेट के चूर्ण को मिला दिया है तो हमें उसको एक जगह पर ही रख देना है। और कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसमें कुछ वाटर जल लिया है, जल में क्या डाला है, जल में कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली हैं, और फिर उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण को मिला रहे हैं। जब इन्होंने कॉपर सल्फेट को इस मात्रा में मिला दिया कि वो और इसमें घुल नहीं सकता था, तो इन्होंने इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दिया, और फिर उसके बाद जो फिल्टर पेपर है उसकी सहायता से इस विलयन को छान लिया। जब हमने विलयन को छाना तो हमें क्या मिला कि जो विलयन है उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल क्या होते हैं, फिल्टर पेपर पर आ जाते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल है वो हम क्या कर सकते हैं, विलयन से छान सकते हैं। जब भी आप योग क्रियाकलाप करें तो आप क्या करें, अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हमारी बॉडी को हानियां भी पहुंचा सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो सावधानियां क्या है कि केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। जब हम यह एक्सपेरिमेंट अपनी प्रयोगशाला में कर रहे हो तो हम ध्यान रखें कि हम अपने शिक्षक के साथ ही यह करें। बच्चे कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एसिड का यूज हो रहा है जो बच्चों को हानि भी पहुंचा सकता है। और साथ ही हमें क्या सावधानी रखनी है, हमें हमेशा जब ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करना है। कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसी का ही प्रयोग करना है। और जब हम पानी को उबाल रहे हो तो उस समय क्या रखनी है, उस समय कुछ सावधानी, मतलब ध्यान पूर्वक हमें पानी को उबालना है। ऐसा नहीं कि वो पानी हमारे ऊपर गिर गया या किसी और को उससे नुकसान हो रहा है। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों क्या होते हैं। अपने आसपास दिखाई देने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। अब बच्चों आप क्या करोगे कि अपने आसपास जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्ते।